बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास एक कोटेशन है, देखें कोट है अबाउट हाइड्रोजन that hydrogen can prove to be a missing link to a climate safe, sustainable, reliable and affordable energy future। और ये किसका है? तौसीफ हुसैन फरूकी, जो कि चेयरमैन है नेपरा के। अब देखें यहाँ पे, ड्यू टू द करंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज द वर्ल्ड इज रैपिडली चेंजिंग। ठीक है, स्पेशली जो वेदर का सिस्टम है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रैपिडली राइज हो रहा है। उसकी इस मेन वजह क्या है? तो मेन वजह जो है वो कार्बन एमिशन है इन और एटमॉस्फेयर। और हमारे पास जो कार्बन एमिशन है उसकी मेन वजह क्या है? तो वो तो हमें पता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और जो कि फॉसिल फ्यूल्स जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में बर्न होते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, बर्निंग ऑफ कोल होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ जो कार्बन है वो इमिट होता है इन आवर एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रैपिडली राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग्स और ग्लोबल क्लाइमेट साइंटिस्ट, it is expected that the temperature of the earth will be raised from 0 degree centigrade to 6 degree centigrade till the end of this century। तो यहाँ पे देखें तो इस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना सबसे अहम इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार डिस्कस हो चुका है। जितनी भी अर्थ समिट्स होती हैं, जितनी भी कॉप्स होती हैं, जैसे कि अभी करंटली कॉप 27 हुई है, इसमें यही डिस्कस किया जाता है कि हाउ टू कट डाउन कार्बन एमिशन, कि कार्बन एमिशन को कैसे कट डाउन किया जा सकता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो हैं वो सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो अल्टरनेटिव वे ऑफ फॉसल फ्यूल्स की, या फिर अल्टरनेटिव वे ऑफ एनर्जी है, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी है कि हम फ्यूल एनर्जी से ट्रांसफ़र हो जाएं विंड एनर्जी पे या सोलर एनर्जी पे। तो इसी तरह पे हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ फ्यूल है, सोर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी जो कार्बन एमिशन है वो लिमिटेड भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, अब ये भी क्वेश्चन है कि हम क्यों ना इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करें हाइड्रोजन की वजह से। अब जो हाइड्रोजन है दिस इज़ मोस्ट कन्वीनियंट। और उसके बाद इशू ये है कि यह हाइड्रोजन जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से अभी तक वर्ल्ड जो है इसने लॉन्च करना हाई लेवल पे स्टार्ट नहीं किया। बट सम कंट्रीज हैज़ ऑलरेडी टेकन सम एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लांट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो इसी तरह जो हाइड्रोजन इकानमी है इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। उसकी वजह यह है कि जो हाइड्रोजन की जो यूज़ है, ठीक है, जो हाइड्रोजन से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उस पर जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हाइड्रोजन है वो एनर्जी को यूज़ करता है, ठीक है, वो एनर्जी को इस्तेमाल करता है, स्पेशली हीट एनर्जी को, इसके बजाय कि वो एनर्जी को एक्सपेंड करे इन द और एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन इकानमी में सबसे पहले देखें क्या है। द टर्म हाइड्रोजन इकानमी रेफर्स टू द विजन ऑफ यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एज अ क्लीन लो कार्बन एनर्जी नीड्स। ठीक है, हाइड्रोजन इकानमी क्या करता है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हम विजन, एक ऐसा विजन है जिसमें हाइड्रोजन को यूज करें एज अ क्लीन एंड लो कार्बन एनर्जी नीड्स। ठीक है, तो इस चीज को हमारे पास कहते हैं हाइड्रोजन इकानमी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, हाइड्रोजन इकानमी से मुराद है यूज ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल एंड फ्यूल सेल्स। एज फ्यूल मतलब कि डायरेक्ट किसी जो व्हीकल्स हैं फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज़ हो सकता है। और उसके बाद एज अ फ्यूल सेल्स, जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कुछ अभी इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक बैटरीज पे चलती हैं, तो इसी तरह जो हम हाइड्रोजन को यूज़ करके वो फ्यूल सेल्स बना सकते हैं, ऐसी बैटरीज बना सकते हैं जिनके थ्रू वो जो गाड़ीज़ हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सके।
तो इसी तरह हाइड्रोजन को, इस सिस्टम को, इस यूटिलाइजेशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास क्या है? डीकार्बोनाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स विच आर हॉट टू इलेक्ट्रीफाई और स्विच टू अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। देखें, कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको इजीली इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है, मींस के जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग को कम करके उन्हें इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है। लेकिन कुछ सोर्सेज, कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रीफाई नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल्स दें तो अप टू कार लेवल्स, ठीक है, अगर हम कार्स को इलेक्ट्रीफाई करते हैं फॉसल फ्यूल्स को की बर्निंग को रोकने के लिए, तो कार्स में ये पॉसिबल है, ठीक है, हम उसको रन कर सकते हैं। लेकिन एज अ हैवी जो हमारे पास ट्रक्स होते हैं, जो लोडेड गाड़ियां होती हैं, और उसके बाद जो ट्रेन्स होती हैं, उनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक पे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लोड, जो इलेक्ट्रिक है उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। इसी तरह हम ने फॉसल फ्यूल्स को कट डाउन करना है उसके यूज़ को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज हाइड्रोजन इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हीकुलर एमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी एंड हीटिंग, इन पर्पसेस के लिए जब हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे तो दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन इकोनॉमी। देखिए, अब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन कौंसल के मुताबिक जो हाइड्रोजन की यूटिलाइजेशन है अप टू 2050 तक, वो कितनी होगी? देखें, जो इंटरनेशनल हाइड्रोजन मार्केट है वो 2050 तक कितनी होगी? वो 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, जो ग्लोबल एनर्जी की प्रोडक्शन है, जो कि अभी इंतहाई कम है, इन्फिनिटेसिमल है हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिहाज से, तो 2050 तक ये जो प्रोडक्शन है हाइड्रोजन की वो 18% तक जा पहुंचेगी। उसके बाद जो थर्ड है, जॉब्स जो है, ये जो हाइड्रोजन मतलब कि यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगी उनकी तादाद जो होगी वो 30 मिलियन होगी। और मींस के ये जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है, जो हाइड्रोजन मार्केट्स हैं, ये 30 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगी कब तक? अप टू 2050। और उसके बाद देखें कि 6 गीगाटॉन्स ऑफ कार्बन इमिशन पर ईयर। और उसके बाद 2050 तक जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है इस काबिल हो जाएगी कि वो 6 गीगाटॉन्स ऑफ कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये सारी चीजें थी कार्बन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिहाज से। अब दूसरी चीज, वाई हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को हम यूज कर क्यों करें, हम किसी और सोर्स को क्यों ना यूज करें, किसी और गैस को क्यों ना यूज करें? तो उसका आंसर यहाँ पे मौजूद है। क्यों हाइड्रोजन? द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे पहले ये है कि जब हम यूज करते हैं वाटर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये लिमिटलेस है। मींस कि इसकी एबंडेंट अमाउंट जो है वो हमारी यूनिवर्स में मौजूद है। और उसके बाद जो है द मोस्ट एबंडेंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, वो हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन को क्यों ना यूज़ करें? दूसरी चीज़ जो है, ये वर्सटाइल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मीन्स कि इससे कार्बन एमिशन बहुत कम होती है इसके यूज़ से। सो इसकी वजह से, यूटिलाइजेशन की वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस प्योर वाटर एंड हीट ऑन कंबस्शन। जब इसको बर्न किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? प्योर वाटर प्रोड्यूस करती है और हीट प्रोड्यूस करती है। जबकि दूसरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस है, मीथेन है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, एलएनजी है, ये सारी की सारी जब हम इनको कंबस्शन से क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक तो हीट प्रोड्यूस करती हैं और दूसरा जो है वो कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में एक जहर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ट्रेडिशनली यूज्ड एज फीड स्टॉक इन सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऑलरेडी यूज हो रहा है। किस लिए? एमोनिया सिंथेसिस एंड द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए अभी तक जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी यूज हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं किसके लिए?
किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जब यूज करेंगे, देखिए अभी अगर हम पाकिस्तान को की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान पे क्लाइमेट चेंज ने कितना बैड अफेक्ट किया है कि यहाँ पे जो फ्लड्स हैं 2022 के, वो एक क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट हैं। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान की एनर्जी प्रोडक्शन की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो 64% पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम, और जो पेट्रोलियम है तो वो जाहिर सी बात है, जब वो बर्निंग होती है उसकी, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो इमिट होती है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती है, और जो पूरी इन्वायरमेंट है वो हमारी खतरे में चली जाती है। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन को यूज करते हुए जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो कार्बन के एमिशन से सेफ रहती है, तो हम हाइड्रोजन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, व्हीकल्स में हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखें थर्ड वन, स्टोरिंग एनर्जी फ्रॉम इंटरमिटेंट एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन की टाइप्स हैं। देखिए हाइड्रोजन जो है उसकी गैस की प्रोडक्शन की टाइप्स हैं। ठीक है, ये नहीं कि हर हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं। सम टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर कार्बन इमिटिंग, बट सम टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर नॉट, और जीरो कार्बन इमिटर्स, मीन के उनकी जो प्रोडक्शन है उसके दौरान जो कार्बन एमिशन है वो जीरो होती है, और हाइड्रोजन की जो कंबस्शन है उसके दरमियान भी कार्बन एमिशन जो है वो जीरो होती है। और अब हम देखेंगे कि जो कार्बन की प्रोडक्शन होती है उसके लिहाज से जो हाइड्रोजन है उसकी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहली है ग्रे हाइड्रोजन। अब ग्रे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कैसे होती है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन से, कि जो मीथेन है उसकी रिफॉर्मेशन होती है, उसके बाद उसके एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ये हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास होती है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस की जाती है? ये भी स्टीम रिफॉर्मिंग के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद जो होती है ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन है, ये ग्रीन हाइड्रोजन है। ये किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है? इलेक्ट्रोलाइज या इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस की जाती है? ये गैसिफिकेशन के मेथड से की जाती है। गैसिफिकेशन का मेथड क्या है वो भी हम अपनी अगली स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पिंक, पर्पल और रेड हाइड्रोजन। अब पिंक हाइड्रोजन या पर्पल, ये तीनों एक ही हाइड्रोजन के नाम हैं, और ये भी प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। अब ये भी हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में। उसके बाद जो 6 वन है वो हमारे पास कौन सी है? टर्कोइज हाइड्रोजन, और ये क्या होती है? पायरोलिसिस की मदद से प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले कौन सी आती है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन से क्या मुराद है, या इससे जो हाइड्रोजन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? देखिए, ग्रे हाइड्रोजन मींस डजंट मीन द यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ग्रे हाइड्रोजन मीन हाउ टू प्रोड्यूस ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो ग्रे, पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल, ब्राउन जो हाइड्रोजन है, ये इनको नाम दिए गए हैं ऑन द प्रोसेस बाय विच द हाइड्रोजन गैस इज मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पे देखें ग्रे हाइड्रोजन है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस होती है। अब स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हाइड्रोजन वाटर को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, देखिए अब वाटर हमें तो पता है किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय विंड, बाय सोलर एनर्जी, बाय थर्मल एनर्जी। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जब हम वाटर को स्प्लिट करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस तरीके को हम कहते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग। उसके बाद देखें जो हमारे पास ग्रेप हाइड्रोजन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल गैस और मीथेन। ये नेचुरल गैस से या फिर मीथेन से प्रोड्यूस होती है। यहाँ ऊपर देखें फॉर्मूला है हमारे पास, मीथेन प्लस H2O। ठीक है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए मीथेन में जब हमने स्टीम इंक्लूड की,
H2O इंक्लूड की, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, हाइड्रोजन बनी। ठीक है, यहाँ पे देखें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हुआ, मतलब कि ये जो ग्रे हाइड्रोजन है ये जीरो कार्बन एमिटर नहीं है, बल्कि जब ग्रे हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं तो इससे थोड़ी अमाउंट में जो कार्बन है वो भी रिलीज होती है। ठीक है, अब अच्छा, और इसके बाद विदाउट कैप्चरिंग नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो डिजास्टर्स हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट, वो भी उसे कैप्चर किए बगैर ये प्रोड्यूस होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी स्टीम रिफॉर्मेशन की मदद से प्रोड्यूस होती है। अब देखें ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में फ़र्क क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन इज labeled as blue when the carbon generated from steam reforming is captured and stored underground through industrial carbon capture and storage। देखें, ग्रे हाइड्रोजन भी स्टीम रिफॉर्मिंग से प्रोड्यूस होती है, ब्लू हाइड्रोजन भी स्टीम रिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस होती है। अब ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में यह फर्क है कि जो ग्रे हाइड्रोजन में जो कार्बन रिलीज होते हैं या जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं उन्हें कैप्चर नहीं किया जाता, वो इन्वायरमेंट में चली जाती हैं। इट्स मीन्स डेट जो ग्रे हाइड्रोजन है वो उसकी प्रोडक्शन भी कार्बन इमिटर है। अब यहाँ पे देखें, ब्लू हाइड्रोजन में भी स्टीम फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि इसमें जो कार्बन प्रोड्यूस होता है या ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको कैप्चर कर दिया जाता है। कैसे? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोसेस के थ्रू। इट्स मीन्स डेट कि यहाँ पे ब्लू हाइड्रोजन भी किससे प्रोड्यूस होती है? नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती है, बाय स्टीम रिफॉर्मिंग से प्रोड्यूस होती है, विच ब्रिंग्स नेचुरल गैस एंड हीटेड वाटर टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। मतलब कि या तो नेचुरल गैस पे स्टीम अप्लाई की जाती है या फिर मीथेन पे नेचुरल स्टीम अप्लाई किया जाता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि जो कार्बन एमिशन होती है उसको कैप्चर्ड कर दिया जाता है CCS मेथड सिस्टम के थ्रू या कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड के थ्रू। अब इसकी आउटपुट हाइड्रोजन होती है और उसके बाद एज अ कार्बन बाय प्रोडक्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बाय प्रोडक्ट में जो उसके बाद कार्बन रिलीज होती है उसको कैप्चर कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो कार्बन है जब उसको हम कैप्चर कर देंगे तो वो फिजा में नहीं जाएगी, एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी। सो जो ब्लू हाइड्रोजन है इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड नॉट डिवास्टेटिंग फॉर आवर हाइड्रोजन एनवायरनमेंट। और उसके बाद जो ब्लू हाइड्रोजन है इसको लो कार्बन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। नॉट हाइड्रोजन मतलब कि इसको नॉट कार्बन फ्री हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डायग्राम में देखा जा सकता है कि ये हमारे पास ब्लू हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन में क्या है कि नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस पे जब हमने स्टीम अप्लाई की, ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे देखें नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस पे जब हमने स्टीम अप्लाई किया तो इससे क्या हुआ कि जो जो नेचुरल गैस है इस पे जब स्टीम अप्लाई किया तो जो वाटर है वो दो हिस्सों में क्या हुआ, स्प्लिट हो गए, हाइड्रोजन में। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो कार्बन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे बनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो अंडरग्राउंड है ये कार्बन कैप्चर सिस्टम है। ठीक है, CCS है। तो इसकी मदद से हमने क्या किया कि कार्बन को कैप्चर कर दिया और जो हाइड्रोजन है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया फॉर यूज के लिए। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कार्बन है उसको कैप्चर कर दिया गया। मीन्स कि वो जो कार्बन है वो हमारी एटमॉस्फेयर में इमिट नहीं हुआ। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ब्लू हाइड्रोजन है ये लो कार्बन हाइड्रोजन है, या फिर कह सकते हैं कि इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसे जीरो कार्बन हाइड्रोजन भी कहा जाता है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है, या फिर मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और ये किस मदद से, किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बनती है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इज वन विच प्रोड्यूस्ड नो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। मीन हमने इससे पहले डिस्कस की ग्रे हाइड्रोजन, उसके बाद हमने डिस्कस की ब्लू हाइड्रोजन।
अब थर्ड वन है ग्रीन हाइड्रोजन। जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये वो वाली हाइड्रोजन है जिससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होती, मीन कि इससे कार्बन भी प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट देखें, it is generated by using clean electricity from surplus renewable energy sources such as solar or wind power to electrolyze water। ठीक है, green hydrogen is zero carbon emitter। Green hydrogen is environment friendly, but green hydrogen is most expensive to produce। That's why green hydrogen is not being practiced throughout the world। लेकिन अभी कुछ कंट्रीज के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसकी अल्टरनेटिव वे को ढूंढा जा सके। तो देखें यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पहले भी बताया था कौन से होते हैं, हमारे पास होता है सोलर होते हैं और विंडल भी होते हैं। उनको यूज़ करके जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो इस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोलाइजर यूज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू स्प्लिट वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज से जो सरप्लस एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइज उसकी मदद से हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं वाटर को, और फिर क्या होता है कि वाटर स्प्लिट अप होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसके तरीके से हमारे पास क्या बनती है, हाइड्रोजन बनती है। इमिटिंग जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, जो दो के एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन इमिशन है वो जीरो होती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इट गिव्स वाटर एंड वाटर वेपर्स एज अ बाय प्रोडक्ट। देखें जो बाकी हाइड्रोजन, इससे पहले हमने ब्लू हाइड्रोजन देखी और ग्रे हाइड्रोजन देखी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बाय प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होती है, वाटर और वाटर वेपर्स। मीन्स कि इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, सो इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओके, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन जो है अभी बहुत वास्ट लेवल पर स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं स्टार्ट हो सकी। अभी देखें एक डायग्राम है, डायग्राम में देखा जा सकता है कि एक हमारे पास विंड पावर प्लांट्स हैं जिसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे जो सरप्लस एनर्जी है वो कहाँ पे चली जाती है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखें वो चली जाती है किसकी तरफ, ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए से जो हाइड्रोजन है, ये जो वाटर है, ये स्प्लिट अप हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट क्या वाटर और वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं। जो ऑक्सीजन है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, और जो हाइड्रोजन है उसे कैप्चर कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये सेफली यूज़ की जा सकती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड ज़ीरो कार्बन एमिटर। के ग्रीन हाइड्रोजन में जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, क्या कि पाकिस्तान ने कभी सोचा है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो विंड पावर प्लांट्स भी मौजूद हैं और उसके बाद सोलर पावर प्लांट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विल बी बिल्ट इन सिंध। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने है उसने एक पॉलिसी वजह की है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट है वो सबसे पहले कहाँ पे लगेगा, सिंध में बनेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, इट विल प्रोड्यूस 1,50,000 kg ग्रीन हाइड्रोजन पर डे। कि जो हमारे पास सिंध में प्लांट होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, ये 1,50,000 kg जो है वो हाइड्रोजन पर डे जो है वो प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद देखें, इस ये जो प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 400 मेगावाट होगी।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखें, प्रोडक्शन विल बी एक्सपोर्टेड इनिशियली, कि ये जो इसकी प्रोडक्शन होगी हमारी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बैलेंस करने के लिए, इसको जो है वो इनिशियली जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन पाकिस्तान, तो उसे इनिशियली क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा दूसरी कंट्रीज़ में। लेकिन अभी तक इस प्लांट को कंप्लीट नहीं किया जा सका क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। उसके बाद आते हैं, अभी तक देखें हम तीन जो है वो हाइड्रोजन डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने डिस्कस की ग्रे हाइड्रोजन, उसके बाद हमने डिस्कस की ब्लू हाइड्रोजन, फिर हमने डिस्कस की ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हमने बताया कि जो ग्रे हाइड्रोजन है वो कार्बन एमिटर है, उसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसे कैप्चर नहीं किया जा सकता। जबकि ब्लू हाइड्रोजन जो है वो भी स्टीम रिफॉर्मिंग के मेथड से बनाई जाती है, लेकिन उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसे कैप्चर कर दिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से प्रोड्यूस की जाती है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद अब फोर्थ वन है हमारे पास ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। अब देखें ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये गैसिफिकेशन की मदद से प्रोड्यूस होती है। अब गैसिफिकेशन क्या है ये हम देखते हैं। हाइड्रोजन मेड फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन, के जो फॉसल फ्यूल्स हैं उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, स्पेशली कोल से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसे गैसिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल एंड एमिशन और रिलीज इन द एयर। मीन्स के ये जो हाइड्रोजन है ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन, ये कोल से प्रोड्यूस होती है और इससे जो इमिशंस होती हैं रेडिएशन की, ये जो भी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है होती हैं, उन्हें एयर में रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट अपोजिट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, जो ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन है जो कि गैसिफिकेशन की मदद से प्रोड्यूस की जाती है, ये टोटली अपोजिट है किसके, ये ग्रीन हाइड्रोजन के अपोजिट है। तो मींस कि ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता था कि कोई कार्बन भी प्रोड्यूस नहीं होता था, इमिट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है और बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। सो ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट इज़ डिजास्टर्स फॉर आवर इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे देखें, इट इज़ मोस्ट एनवायरमेंटल डैमेजिंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन, जो कि गैसिफिकेशन की मदद से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आते हैं जी पिंक हाइड्रोजन पे। पिंक हाइड्रोजन ये भी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से प्रोड्यूस होती है। जो ग्रीन हाइड्रोजन थी वो भी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से प्रोड्यूस होती थी। जबकि हमने ग्रीन हाइड्रोजन को कहा था मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब देखते हैं कि ये क्या है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज पर्पल और रेड हाइड्रोजन, कि जो पिंक हाइड्रोजन है इसको रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है और पर्पल हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, it is generated through electrolysis powered by nuclear energy। ठीक है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन दोनों जो हैं इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से प्रोड्यूस की जाती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन थी उसमें जो एनर्जी थी वो किससे मिलती लेते थे हम, वो एनर्जी मिलती थी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल विंड पावर प्लांट या फिर सोलर पावर प्लांट। लेकिन यहाँ पे जो पिंक हाइड्रोजन है इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ पर जो एनर्जी जो है वो कहाँ से जनरेट की जाती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट की जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुड बी यूज्ड इन other hydrogen productions by producing steam for more efficient electrolysis or steam methane reforming। मीन्स के जो हाइड्रोजन जो न्यूक्लियर रिएक्टर से टेम्परेचर रिलीज होता है इससे हम और भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एंड सिक्स वन थी वो है टर्कॉइज हाइड्रोजन, और ये किसकी मदद से प्रोड्यूस होती है, ये पायरोलिसिस से प्रोड्यूस होती है। अब पायरोलिसिस क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है एक पायरोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता था कि जिसमें हम स्प्लिट होता था वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे पायरोलिसिस क्या है, मीथेन पायरोलिसिस स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंटेशन। मींस के यहाँ पे इसका मतलब है कि मीथेन की जो है वो
होती है, स्प्लिटिंग होती है इनटू हाइड्रोजन एंड अदर सम बाय प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो टर्क्वाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, ये अभी तक स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंटेशन है। तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ या फिर एक इक्वेशन है जिसमें मीथेन जो कि फ्लेयर और बायोमास से प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद एयर है, तो टर्क्वाइज एनर्जी यूज़ करके स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ये हमारे पास वाटर देती है, और उसके बाद हाइड्रोजन एज अ रिजल्ट हमें जो मिलता है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे इसका बाय प्रोडक्ट जो है वो इक्वेशन में जस्ट वाटर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो टर्क्वाइज हाइड्रोजन है ये स्टिल अंडर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन है, अभी तक इसके प्लांट कहीं पे भी इंस्टॉल नहीं हुए। अब उसके बाद ये तो थी सारी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन थी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस क्यों होती है, ठीक है, मतलब कैसे होती है। और उसके बाद जो हाइड्रोजन है इसकी यूज़ तो हमने देख लिया कि इसका जो यूज़ है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो क्या कार्बन की जो मतलब कि जो हाइड्रोजन है इसकी प्रोडक्शन भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो हमने देखा कि उसमें जो एक ही मेथड था, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली था, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन थी, लेकिन उस वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसी तरह जो लो कार्बन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो इसको हाई पैमाने पे यूज़ अभी नहीं कर सकती। अब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म ऑन अर्थ, सो इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड सच एज बायोमास, नेचुरल गैस, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ज़मीन के ऊपर या हमारे जो अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी गैसेस की तरह, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की तरह प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होती। सो हमें हाइड्रोजन को दूसरी गैसेस से या दूसरे कंपाउंड से प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर एग्जांपल गैस से, अल्कोहल से एंड वाटर से। उसके बाद देखें, इन ऑल केसेस इट टेक्स एनर्जी टू कन्वर्ट दिस इनटू प्योर हाइड्रोजन। मतलब कि देखें कि हमारी एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा मतलब रिएक्शंस हो रही हैं और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और इस एनर्जी के रिलीज़ होने की वजह से जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है इट टेक्स एनर्जी, मतलब कि इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। मीन्स कि ये एनर्जी जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी एबंडेंट फॉर्म में जा चुकी है ये उसको यूटिलाइज करेगी, ठीक है। और किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्योर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए। सो मतलब कि इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। उसके बाद देखें, इट इज़ रियली एन एनर्जी कैरियर और स्टोरेज मीडियम, मतलब कि ये एनर्जी कैरियर मीडियम है, ये स्टोरेज मीडियम है, इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकती है या फिर कैरी की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब जो हमारे पास जो हाइड्रोजन की डिमांड है, ठीक है, वो कितनी है। करंट डिमांड फॉर हाइड्रोजन इज 70 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखें, अभी तक जो हमारे पास हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो 70 मिलियन मेट्रिक टन है, जिसमें से 76% नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती है। तो हमने देखा था कि जो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती है वो स्टीम रिफॉर्मिंग की मदद से प्रोड्यूस होती है, और स्टीम रिफॉर्मिंग का मेथड भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसमें कार्बन जो है उसकी स्टोरेज का सिस्टम जो है वो यूटिलाइज करना होता है, एसेंशियल होता है। और मीन्स के जो कार्बन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट फिर भी इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। उसके बाद कोल है 23%, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जो कोल से हम प्रोड्यूस करते थे वो हमने देखा था कि गैसिफिकेशन की मदद से प्रोड्यूस करते थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती थी। कि मतलब अभी तक जो हमारी हाइड्रोजन की जो नीड है वो 70 मिलियन मीट्रिक टन है, और वो जो है वो नेचुरल गैस की मदद से प्रोड्यूस की जाती है या फिर कोल की मदद से। मीन्स कि ये दोनों जो मेथड हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद सेकंड जो है देखें, emissions at 30 मीट्रिक टन पर ईयर, आउट ऑफ विच, कहते हैं कि जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के दरमियान जो कार्बन की एमिशन है वो कितनी होती है, 830 मीट्रिक टन पर ईयर, आउट ऑफ विच ओनली 130 मीट्रिक टन पर ईयर इज बीइंग कैप्चर्ड एंड यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री।
ठीक है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है और फिर उसके बाद देखें जो निमेनिक एनर्जी होती है यूटिलाइजेशन के अलावा, वो हमारी एनवायरनमेंट को वार्म अप करती है। उसके बाद देखें जो हाइड्रोजन है वो यूज फॉर ऑयल रिफाइनरी, मतलब ये जो हाइड्रोजन है जो डिमांड है जिसकी हमने देखा था कि 70 मिलियन मीट्रिक टन है, ये किस लिए यूज़ होती है? इसकी जो 33% है वो यूज़ होती है किसके लिए? ऑयल रिफाइनिंग के लिए। 27% यूज़ होती है अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए। 11% यूज़ होती है मिथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। और जो स्टील प्रोडक्शन है उसके लिए 3% हाइड्रोजन यूज़ होती है। ठीक है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जो हाइड्रोजन है इसकी डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा है। ओके। अब आगे आगे जी बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन यूज़ करें तो क्यों करें? ठीक है। हाइड्रोजन के यूज़ करने के फ़ायदा क्या है? तो हम अब डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटली रिड्यूसेस पॉल्यूशन। जो सबसे बड़ा हमारी एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पर्सन, सिंगल स्टेट और सिंगल कंट्री, बट इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ होल वर्ल्ड। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही है हाइड्रोजन, वो है ये रिड्यूसेस है, पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हेन द हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन अ फ्यूल सेल, energy is form of electricity is produced. This electricity is used to power vehicles. देखिए, अब हमने कहा था कि जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसपोर्टेशन में या व्हीकल्स में यूज़ होती है डायरेक्ट एज अ फ्यूल या फिर फ्यूल सेल, मतलब कि या तो वो फ्यूल के तौर पर यूज़ होती है या फिर फ्यूल सेल के तौर पर। अब फ्यूल सेल्स के तौर पर कैसे? जैसे कि कार के अंदर बैटरीज होती हैं, उस बैटरीज के अंदर हाइड्रोजन यूज़ होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट करती है। तो इसकी मदद से क्या होता है, वो जो व्हीकल्स हैं वो रन करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। Its advantage is that it releases when combined with oxygen, water and heat as a byproduct. Because हाइड्रोजन जो है वो जब ऑक्सीजन जो है हमारी एटमॉस्फेयर में उसके साथ जब मतलब रिएक्शन करती है तो यह वाटर प्रोड्यूस करती है और उसके बाद हीट प्रोड्यूस करती है एज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब कि इसकी जो रिएक्शंस हैं उससे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नो ग्रीन हाउस गैसेस और अदर पार्टिकुलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। मतलब कि जो हाइड्रोजन फ्यूल यूज सेल्स हैं उसके यूज से कोई भी ग्रीन हाउस गैस या फिर कोई भी अदर पार्टिकुलेट जो कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं या हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं नहीं प्रोड्यूस होते हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन ये है कि इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इट रिड्यूसेस पोल्यूशन। नेक्स्ट देखें, नंबर 2 पे है, इट कैन बी प्रोड्यूस लोकली फ्राम न्यूमेरस रिसोर्सेज। ठीक है। मतलब ये लोकली तौर पर भी प्रोड्यूस हो सकती है न्यूमेरस रिसोर्सेज से। देखिए, हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस आइदर सेंट्रली एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑन साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो लोकली जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है और फिर उसके बाद इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूसरी जगहों पे जहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन, गैसोलीन, बायोमास, कोल और वाटर। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस मौजूद हो, बल्कि ये मीथेन से भी प्रोड्यूस हो सकती है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन है ये दोनों मीथेन से या फिर नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद बायोमास से और कोल से, जो कि हमने देखा था कि अलग अलग गैसिफिकेशन का प्रोसेस था, और वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद देखें, ईच ऑफ दीज सोर्सेज ब्रिंग विद इट्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ पोल्यूशन। मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से प्रोड्यूस होती है और इनमें से हर तरीका अपने साथ जो है कुछ अमाउंट ऑफ पोल्यूशन भी लाता है। ठीक है। टेक्निकल चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि कुछ टेक्निकल चेंजेस हैं जो कि चाहिए इस हाइड्रोजन को डील करने के लिए। मतलब कि जैसे गैसिफिकेशन की मदद से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो कार्बन और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं। इसी तरीके से जो मीथेन से प्रोड्यूस होती है वहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ग्रीन हाइड्रोजन इज द ओनली way of producing hydrogen having no disasters or devastating effects on our environment. उसके बाद देखें, थर्ड जो बेनिफिट है वो हाइड्रोजन का क्या है।
देखिए, इफ़ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर देन वी हैव सस्टेनेबल प्रोडक्शन। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड है, जो करंट वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें वाटर से, तो उसके थ्री जो क्या होगा, जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन का गोल है वो यहाँ पे हम एक्वायर कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल प्रोडक्शन का गोल से क्या मुराद है, या सस्टेनेबल प्रोडक्शन से क्या मुराद है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन से मुराद ये है कि एनर्जी या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एनर्जी की प्रोडक्शन इस तरीके से की जाए ताकि जो आने वाली नस्लें हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके लिए ये जो रिसोर्सेज हैं ये उसी अमाउंट में मौजूद हो जो कि आज हमें जिस अमाउंट में मौजूद हैं। मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आज हम जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ कर सकें, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन से हो सकता है कि उनके पास इससे भी ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है वो मौजूद हो। अब उसके बाद देखें, इलेक्ट्रोलिसिस इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मींस कि जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। और उसमें जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का होता है, जिसमें जो वाटर है वो स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद देखें, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज टू पावर इलेक्ट्रोलाइजर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, मतलब कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम विंड पावर प्लांट्स, फ्रॉम सोलर पावर प्लांट्स, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, इनकी जो एनर्जी है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइजर को पावर देने के लिए, जिसकी मदद से जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस कर सकती है। और उसके बाद जो है वो रिड्यूसेस कार्बन एमिशन, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हाइड्रोजन का जो है वो बेनिफिट है। और इसी की मदद से तो अ, इसी ही लिए जो दुनिया है वो हाइड्रोजन की मूवमेंट की तरफ जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, मेजर मूव टुवर्ड हाइड्रोजन, कि अभी तक जो हाइड्रोजन है उसकी तरफ मूवमेंट क्या हुई है वर्ल्ड के अंदर, क्या कोई पेशरफ्त आई है, क्या कुछ दुनिया में जो कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने हाइड्रोजन की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे देखें, अराउंड द वर्ल्ड द कंपनीज एंड गवर्नमेंट रिकग्नाइजिंग दैट हाइड्रोजन इज़ एन एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो जो दुनिया है इसमें मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वो और मुख्तलिफ और कॉपरेशंस हैं वो इस बात पे को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है इज़ एन एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, के जो हमारी फ़िज़ा में एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद देखें, ओवर 30 कंट्रीज हैविंग released plans for hydrogen and more than 200 projects backed by $70 billion public funding have been announced by industry। ठीक है, मतलब कि अभी तक 30 कंट्रीज ने प्लान जो है वो रिलीज़ किया है कि उनका जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसका प्लान क्या है। उसके बाद 200 से ज़ायद ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस के हैं और जिनकी जो लागत है वो $70 बिलियन है। और ये कैसे जो फंडेड हैं इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए। ठीक है, और इसी तरह आगे देखें, यूएस का एक एजेंडा है जिसे एनर्जी अर्थ शॉर्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इज़ द मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। तो जो अमेरिका है, यूएस है, इसने एक अनाउंस किया है एक प्रोग्राम जिसे एनर्जी अर्थ शॉर्ट कहा जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की कॉस्ट को $1 पर केजी तक रिड्यूस करना टिल द एंड ऑफ द डिकेड। मतलब कि इस दिहाई के आखिर तक जो 1 kg प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की जो कास्ट है उसे $1 तक लाना, ये जो अमेरिका का मेन प्रोग्राम है जिसे एनर्जी अर्थ शॉर्ट कहा जाता है। उसके बाद देखें, इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है इज़ इन्वेस्टिंग $5 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट न्योम अपलैंड सिटी। ठीक है, मतलब कि सऊदी अरब जो है वो एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट जो है वो लगाने जा रहे हैं जिस पर वो $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है, यूएई, चिली, मोरक्को, ब्राज़ील एज वेल एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सच एज शेल, बीपी एंड टोयोटा आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मतलब कि सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो हाइड्रोजन की यूज़ है इस पर अभी वर्क हो रहा है तेज़ी के साथ। और
उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में हाइड्रोजन, पाकिस्तान और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कहाँ तक है। तो यहाँ पर देखिए बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तान एनर्जी मिक्स्ड इज फॉर्म्ड ऑफ 64% फॉसिल फ्यूल्स। यही ड्रॉबैक है। अभी देखें जो हमारी करंट जो इन्फ्लेशन है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, जो करंट नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं, ये क्यों इतनी ज़्यादा स्पीड अप होती हैं विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ petroleum in international markets? The reason behind this is the fact given on your screen that 64% of our energy is being produced from petroleum, कि हमारी जो एनर्जी है उसका 64% जो है वो पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होता है, एंड मैनी अप टू 80% ऑफ डेट पेट्रोलियम इज इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। और वो जो पेट्रोलियम है उसका 80% हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उस पेट्रोल की प्राइसेस हाइक होंगी, इंक्रीज होंगी, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो है वो हमारी एनर्जी पे पड़ेगा। और इस एनर्जी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी भी जो प्राइसेस हैं वो एकदम हाइक होंगी। उसके बाद जो 27% है वो हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस होती है। देखिए पाकिस्तान जो कि जिस पे एक दरिया सिंध मौजूद है, जिस पर हम हज़ारों मेगावाट के प्रोजेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम 27% जो है अपनी एनर्जी का वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो पावर से। उसके बाद 5% न्यूक्लियर पावर एंड ओनली 4% फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि पाकिस्तान में रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 100 ऑफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनको हम यूटिलाइज करके जो एनर्जी है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद देखें, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड द अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2019। मतलब कि 2019 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक इन रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी जो है वो लॉन्च की थी, वज़े की थी, विच एम्स टू बूस्ट द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिसका मकसद जो था कि जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी है इसकी प्रोडक्शन में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको बूस्ट अप करना। तो यहाँ पे देखिए उसका जो पॉलिसी थी उसमें क्या था। अभी करंटली हमारी 5% जो है, राउंड अबाउट 5%, नॉट परफेक्ट, 5% जो हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होती है। तो ये जो हमारी पॉलिसी थी 2019 की, इस पॉलिसी के तहत 2025 तक हमने अपनी एनर्जी की टोटल 20% जो प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ लेके जानी थी, और 2030 तक जो है हमने अपनी जो एनर्जी है उसकी 30% प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करनी थी। लेकिन जो अभी एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से हम इन गोल को अभी तक जो है वो लाए अमल या फिर इसको मज़ीद स्ट्रक्चराइज नहीं कर सकते। तो अब देखें जो हाइड्रोजन है, दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, या एबंडेंट फॉर्म में ये हमारी यूनिवर्स में मौजूद है। और जो हमारी यूनिवर्स है इसको अभी जो क्लाइमेट चेंज है इसके बहुत ज़्यादा इशू दरकार हैं। और कहा जाता है कि अगर आपके पास, इंसान के पास एक कार मौजूद हो, एक ऐसी कार जो कि फ्लाई भी कर सकती हो, एक बेहतरीन कार हो, लग्जरियस हो, जिसके अंदर दुनिया की हर फैसिलिटीज़ मौजूद हो, लेकिन इंसान के पास बाहर लेने के लिए ऑक्सीजन जो प्रॉपर मिकदार है उसमें ना रहे, तो उस जो टेक्नोलॉजी होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी जो फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है इन द वर्ल्ड, इज़ टोटली डिवास्टेटिंग फॉर आवर environment एंड फॉर आवर फ्यूचर generations. So we have to change the method of producing our पेट्रोलियम एंड और एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो हाइड्रोजन इकानमी है। सो वी हैव टू शिफ्ट टूवर्ड द हाइड्रोजन इकानमी for the sustainable development and for the sustainable production and for the welfare of the humanity. Thank you. Allah Hafiz.